वेलकम बैक डियर। कल हमने गॉस थ्योरम पढ़ा। गॉस थ्योरम में आपने सीखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स coming out of a closed surface is 1 upon epsilon times the charge enclosed by the surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा नाम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। आपसे कोई एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट डज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिए थे सारे रिजल्ट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कहीं पे भी शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल जो सीबीएसई के लेवल पे आते हैं, टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 S2, S1 encloses charge Q, it encloses charge 2Q. Compare electric flux coming out of S1 and S2। तो यहाँ से फिगर से S1 ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है Q, तो phi1 आपके पास आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ S2, S2 से जो फ्लक्स आ रहा है, S2 के अंदर Q तो है ही, ये 2Q ये है, तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ S2 phi2 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो phi2 बाई phi1 आप कंपेयर करेंगे तो 3:1 आ जाए। phi2 बाई phi1, इसी में बी पार्ट ऐड कर देते हैं। कंपेयर फ्लक्स थ्रू दीज कंसेंट्रिक स्फीयर्स if gap between S1 and S2 is filled with a medium of dielectric constant free। Gap between S1 and S2 is filled with a medium of dielectric constant free। तो अब S1 का जो चारों तरफ का ये मीडियम है, ये चेंज हो गया, तो इसमें से जो फ्लक्स आएगा S1 में से वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होगा। यहाँ पे हमने बता दिया था ना, फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से चार्ज पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम Q के चारों तरफ वाला चेंज कर दिया, तो इसमें फ्लक्स जो बनेगा वो Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आएगा। आपको एप्सिलॉन R दे रखा है, लेकिन जो फ्लक्स S2 से बाहर आ रहा है, S2 का बाहर का मीडियम तो सेम है, तो phi2 इज सेम 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। phi2 का बाहर का मीडियम कोई चेंज नहीं होगा, देयरफॉर phi2 बाय phi1 अब आप निकालते हैं। सो phi2 बाय phi1 इज 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आपके पास आ जाएगा। तो ये phi2 बाई phi1 इज इन द रेशो 9:1 आ जाता है। तो ये सिंपल से आपके पास न्यूमेरिकल आते हैं। और इसमें कैसे न्यूमेरिकल आएंगे, जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, चार्ज Q is placed above a square plate of side 10 centimeter at a distance of 5 centimeter from the center of the plate। एनसीईआरटी में दे रखा है ना, a square plate of side 10 centimeter, charge Q is placed vertically above this plate at a distance of 5 centimeter from the center of plate। Find flux passing through this plate, square plate। तो हमने तो जो फ्लक्स का फार्मूला लिखा, क्लोज पे लिख रखा है, क्लोज सरफेस पे लिख रखा है, तो हम इस पे यूं का यूं इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए वी एज्यूम Q constructed over this
प्लेट। अगर हम इसके ऊपर एक क्यूब अज्यूम कर लें तो चार्ज क्यूब विल लाई एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब, so flux coming out of the whole cube is q by epsilon naught. Flux coming out of this whole cube is q by epsilon naught, as everything is symmetrical. So according to symmetry there are 6 faces of the cube, so net flux coming out of one face of the cube is 1/6 of the total flux of the cube. तो एक प्लेट से जो बाहर आएगा वो 1/6 आएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसका कुछ लेना देना नहीं डायमेंशन का, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया। इस तरीके से आप ये फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे कि इस प्लेट से कितना फ्लक्स आएगा। हम अज्यूम कर लेंगे उसके ऊपर एक क्यूब बना दिया 10 सेंटीमीटर, उसका ये साइड हो गई, तो 6 फेस होंगे, 6 फेसेस। सो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री एज क्यू इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब, इक्वल फ्लक्स विल पास थ्रू ऑल फेसेस। तो एक फेस से कितना जाएगा 1/6, तो एक प्लेट से इतना आ जाएगा। ऐसे ही यही क्वेश्चन सेम कि भाई अगर सेंटर पे रखा है, ये क्यूब है, इसके टॉप फेस के सेंटर पे चार्ज रखा है, तो व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। तो फिर मैं अभी बताया क्लोज सरफेस पे लगना है, तो हम इस पे अज्यूम कर लें एक क्यूब इसके ऊपर रखा है, तो अब ये क्लोज सरफेस बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। नाउ दिस क्यूब इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ दिस क्यूब, तो सिमेट्री के हिसाब से आधा इसमें से जाएगा, आधा ऊपर से जाएगा। सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब इज 1/2 q by epsilon naught. If charge q is lying at the center of one face of the cube, तो उस क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा 1/2 q by epsilon naught. ऐसे ही if charge q is lying at the center of one edge of cube, एक एज पे लाई कर रहा है, तो एज को कवर करने के लिए 4 क्यूब इसके पास आ जाएंगे, ऐसे एक साइड में और 2 वर्टिकली ऊपर अबव। तो इस तरीके से आप इमेजिन करेंगे तो ये पिक्चर बन गई कि 4 क्यूब्स हैं, और अब ये क्यूब जो है इनके सेंटर पे सिमेट्री के हिसाब से, तो इस वाले क्यूब में से कितना अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इक्वल फ्लक्स पास होगा सबसे, तो टोटल कितने हैं 4, तो एक में से कितना पास होगा, ये फ्लक्स आ जाएगा 1/4 q एप्सिलॉन नॉट। वो आपने जो सॉलिड स्ट्रक्चर में पढ़ रखा बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड, तो आपको पता है एज इज शेयर्ड बाय 4 क्यूब्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अमॉर्फस स्ट्रक्चर जब आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा फिजिक्स में, उस टाइम पे ही आते हैं। ये एज जो है शेयर होगा 4 से, तो इसको कंप्लीट करें। ऐसे ही इफ दिस चार्ज q is placed at the vertex of a cube, एक वर्टेक्स पे पड़ा है, एक कॉर्नर एक एज पे पड़ा है, एक कॉर्नर पे पड़ा है, कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, इसको कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब, स्ट्रक्चर में आपने पढ़ रखे हैं ये सारे। इस तरीके से सिमेट्री रखेंगे तो इस पे 4 तो ऐसे आ जाएंगे नीचे और 4 इसके ऊपर आ जाएंगे। इमेजिन करो, अपने इमेजिन करो एक चौक का बॉक्स लो, आप चौक का बॉक्स लो और उसका एक कोना आपने दबाना है उस चौक के बॉक्स का, तो आपको कितने बॉक्स और चाहिएंगे, आप देखोगे इस कोने को दबाना है अपने, तो कितने बॉक्स और चाहिएंगे आपको, 8 बॉक्स चाहिए टोटल। तो सिमेट्री के हिसाब से सेंटर पे आ जाएगा वो एज। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री इन 8 में से इक्वल पास होगा,
तो एक में से कितना पास हो जाएगा, तो फाइव इज 1/8 Q/ε0, ये आपके पास फ्लक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़े सिंपल क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ये तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। 1 सेंटीमीटर का स्फीयर है, उस पर चार्ज क्यू रखा है, उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो व्हाट विल बी द न्यू फ्लक्स। कल भी बताया था, नो चेंज इन द फ्लक्स, 1 सेंटीमीटर क्यू यहीं पे लाई कर रहा है, जितना फ्लक्स अंदर वाले से आया उतना ही बाहर वाले से आएगा, तो रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा चेंज करने से। तो अब हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी वो डेरिवेशन निकाल लिया। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन निकाल लिया, वही भी हमने पॉइंट चार्ज के मेथड से ही किया। और ये कोई एलिमेंट अगर हैं तो गॉस थ्योरम के रिजल्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं गॉस थ्योरम का रिजल्ट अलग अलग एलिमेंट्स के कारण। अब एक एलिमेंट हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हेयर लाइक थिन वायर है कोई, हेयर लाइक थिन वायर मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी थिकनेस ना हो तो उसका सरफेस ना बने, खाली लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हमने निकालनी है तो थिन वायर पे कंडक्टर पे आपने चार्ज क्यू दिया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q/L, L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर, Q बी चार्ज गिवन ऑन द कंडक्टर। L लेंथ अगर कंडक्टर की है तो ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगी Q/L। अब इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी भाई तो सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, आपको पता ही है, चारों तरफ जाएगी फील्ड यूं, 3 डायमेंशनल फील्ड यूं बनेगी, चारों तरफ जाएगी। क्रॉस सेक्शन तो इसका है नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन, थिन वायर है तो सिलेंड्रिकल बनेगी। तो इसीलिए इसके चारों तरफ का फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए वी विल कंसीडर गॉसियन सिलेंडर। मैंने कहा था ना हम क्लोज सरफेस लेंगे किसी भी शेप साइज सिमेट्री का, तो इसकी फील्ड निकालने के लिए हमने गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया है। गॉसियन सरफेस हमने कल जब डिस्कस किया था, हाइपोथेटिकल सरफेस जो हम अज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए, इट कैन बी ऑफ एनी सिमेट्री एंड शेप। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के चारों तरफ हमने गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया। कंसीडर गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस r, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r, हाइट इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस सिलेंडर को हम 3 पोर्शन में बांट लेते हैं, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड थर्ड दिस एरिया क्रॉस सेक्शन ऊपर का और नीचे का, इसका अपर फेस लोअर फेस, और ये आपके पास हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। 3 पोर्शन में, इसमें से जब हम फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम का सीधा रिजल्ट यूज करेंगे हम, तो इसको अपनी आसानी के लिए हम इसको पोर्शन में जब ब्रेक करते हैं, इस पे कोई मैं डीएस एलिमेंट लूंगा तो सिमेट्री के हिसाब से ई और डीएस में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इस पे कोई मैं डीएस एलिमेंट लेता हूं तो सिमेट्री के हिसाब से ई और डीएस में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, और इस पे जब मैं कोई डीएस सर्फ वो लेता हूँ स्मॉल एलिमेंट, तो इसमें जो ई और डीएस एक ही डायरेक्शन में बन रहे हैं। तो मैंने इसको 3 पोर्शन में, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम फ्लक्स अपर सरफेस फर्स्ट ई डॉट डी एस, लोअर सरफेस थर्ड सरफेस एरिया ई डॉट डी एस, थर्ड इज ई डॉट डी एस, और क्या लगाना, गॉस थ्योरम का सीधा रिजल्ट, क्यू इज द चार्ज एनक्लोज बाय दिस सरफेस एंड एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, इस पोर्शन का फ्लक्स, इस पोर्शन का फ्लक्स, इस पोर्शन का अलग अलग लिख दिया।
नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, गॉसियन थ्योरम सीधा लगा दिया, गॉस थ्योरम, क्यू बाई एप्सिलॉन। अब फर्स्ट और ये थर्ड पोर्शन से जो फ्लक्स आ रहा है, यहाँ पे थीटा इसमें 90 बन रहा है, इसमें और इसमें 90 बन रहा है, और इसमें थीटा बन रहा है 0 डिग्री। तो फर्स्ट का लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो ईडीएस कॉस 90 0 आ जाएगा। सेकेंड पोर्शन से जो फ्लक्स आएगा ई डॉट डी एस, आपके पास ई डी एस कॉस 0, एंड थर्ड पोर्शन से ई डी एस कॉस 90 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया, यानी कि ये तो फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ओनली कर्ड पोर्शन, कर्ड्स जो है सरफेस एरिया, वो फ्लक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ई सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया आपने पढ़ रखा है, क्या होगा, 2 पाई आर एच क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल टू एच एल के बराबर है, तो क्यू बाई 2 पाई आर एच एप्सिलॉन नॉट। एच इज इक्वल टू एल, तो आप इसको लिख सकते हैं ई क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एल को फर्स्ट से हम लैम्डा लिख सकते हैं, तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डेरिवेशन सीबीएसई में आती है। आर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाता है। पॉइंट चार्ज के कारण जो डिपेंडेंस आया था डिस्टेंस का, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आया था। डाइपोल के कारण जो डिपेंडेंस आया था, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आया था, जब हमने शॉर्ट डाइपोल कंसिडर किया था। और ऐसे ही हमने गॉस थ्योरम लगा के, सीधा गॉस थ्योरम लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे किसी थिन वायर पे कोई चार्ज दे दिया तो उसका फील्ड कैसे वेरी करेगा, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस से कैसे वेरी करेगा, और मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम पे। तो ये आपके पास डेरिवेशन ऐसे आती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, हम ये कोई थिन शीट हमने ले लिया, थिन शीट ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। शीट का मतलब जैसे आपके पेज हम ले लें, उसकी थिकनेस नहीं है, एक पेज हम ले लेते थिन, एक बुक का पेज या कॉपी है, तो थिन शीट आपने ली ऑफ चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए, इसमें आप सरफेस एरिया ए लेते हैं, थिन शीट। अब इनफाइनाइट शीट का इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू दिस शीट, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है, इस सेंस में इसको इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बोल रखा है। जैसे मैथ में जो कहते हैं ना बहुत बड़ा, तो यहाँ पे हम कोई थिन शीट है तो उसके बिल्कुल पास में हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उस सेंस में इस शीट को हम इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो वी कंसीडर, अब इनफाइनाइट साइज का तो हम गॉसियन सरफेस ले नहीं सकते, तो वी विल कंसीडर गॉसियन सिलेंडर पासिंग थ्रू दिस शीट, गॉसियन सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पासिंग थ्रू दिस शीट। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो है, हमने गॉसियन सिलेंडर लिया जो इस शीट में से पास हो गया आर पार। जैसे ये शीट है, थिन शीट है, ये थिन शीट है, इसमें से गॉसियन सिलेंडर आर पार पार हो, तो इस गॉसियन सिलेंडर ने कितना एरिया इनक्लोज किया, ये इतना एरिया ए। तो यहाँ से भी फील्ड की सिमेट्री यही बनेगी, दोनों तरफ फील्ड यूं जाएगी नहीं। तो जैसे आपने पहले गॉसियन सिलेंडर के 3 पोर्शन कंसीडर कर लिए थे, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, और थर्ड हम कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेते हैं, कर्व्ड पोर्शन। तो यहाँ पे जब हम कोई डीएस एलिमेंट लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ई एंड डीएस आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन।
यहाँ पे हम कोई लेते हैं E and DS आर लाइंग इन द सेम डायरेक्शन, और इस कर्व्ड पोर्शन पे अगर मैं कोई DS एलिमेंट लेता हूँ, स्मॉल एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DS में आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सीट से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी भाई। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, E dot DS due to first portion, due to second portion, E dot DS, और ड्यू टू थर्ड पोर्शन E dot DS, Q by epsilon नॉट। Q चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया लिखा है, तो Q पर यूनिट एरिया के हिसाब से Q इनक्लोज किया इसने चार्ज, तो सीधा आपने गॉस थ्योरम में लगा दिया, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस इज Q by epsilon नॉट। उसको टोटल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्केलर क्वांटिटी है ये पार्ट, और ये पार्ट तो जीरो एंगल बन रहा है इसमें E और DS में, E DS cos 0, E DS cos 0, और थर्ड जो पोर्शन है जो कर्व सरफेस है उसमें E DS cos 90 बन रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम का डायरेक्ट रिजल्ट Q by epsilon नॉट। अब ये वाला तो जीरो हो जाएगा, तो जो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, E DS प्लस E DS Q by epsilon नॉट, और E इसका हम टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया लेंगे तो वो हमने A माने रखा, A, तो EA प्लस EA इज इक्वल टू Q by epsilon नॉट, 2EA is equal to Q by epsilon naught. So E is Q by A epsilon naught. What is Q by A? Sigma, surface charge density. Sigma on 2 epsilon naught. Electric field due to an infinite sheet of charge. Infinite sheet of charge इस सेंस में बोला है कि सीट के बिल्कुल पास हम फील्ड ले रहे हैं. You can see it is independent of electric field intensity due to infinite sheet of charge is independent of distance. Is independent of distance. Independent of distance. ये आ जाता है. That is filled near infinite sheet of charge is uniform बन जाएगी. इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है. यहाँ आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए यूं कर देगा, देखो जी E इज इक्वल टू क्यू ए तो पाई आर स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे तो E आर पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको बताना ये आर जो है इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन है, ना कि इस सीट से डिस्टेंस है. तो यहाँ से आपके डाउट ये क्लियर हो जाएंगे. इनफाइनाइट सीट क्यों बोला? इनफाइनाइट सीट इसलिए बोला कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं सीट के बहुत पास, जो गैप और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द शीट, इसीलिए उसका नाम इनफाइनाइट सीट दिया. और इसके आसपास फील्ड जो है डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसके आसपास का फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा. ये मैंने थिन शीट लिया. इफ थिकनेस ऑफ द शीट इज कंसिडर्ड, अगर हम थिक लेते, थिकनेस ऑफ शीट इज कंसिडर्ड, तो थिक लेते तो वही जो फील्ड बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई, दोनों ऐड हो जाएंगे दो सरफेस का, तो वो आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. थिक शीट का ये होगा. थिक शीट के लिए जो फील्ड होगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है. तो सीबीएसई में बहुत ज़्यादा बार ये एप्लीकेशन आती हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और लीनियर चार्ज डेंसिटी की, जैसे हमने किया.